हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम रिमाइंडर। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेई एडवांस 2018 का ही पेपर है, लेकिन इस बार पेपर 2 होगा। सो जेई एडवांस में टोटल 6 घंटे की एग्ज़ाम होती है। 3 घंटे में पेपर 1 देना पड़ता है, बाद में आपको घंटे या 2 घंटे, 1 घंटा या 2 घंटे जितना ब्रेक मिलता है, बाद में आप दूसरे 3 घंटे में दूसरे एग्ज़ाम देते हो। सो ये पेपर 2 के बारे में बात करने वाला हूँ। सो लिख देता हूँ यहाँ पर। सो आज फिजिक्स के 2-3 सम्स कराऊंगा। सो स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे आपको सम तो दिख ही रहा होगा। सो स्टार्ट करते हैं। पार्टिकल ऑफ मास m इज इनिशियली एट द ओरिजिन। इट इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स एंड स्टार्ट्स मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस। मतलब कि एक पार्टिकल है, मैं समझाऊंगा आराम से, ठीक है। उसका बारे में मास दिया गया है उस पार्टिकल का m, इनिशियल एट रेस्ट। उसको कुछ फोर्स लगता है और वो मूव करता है एक्स एक्सिस की ओर। एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी के चेंजेस विद टाइम एज, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी के है और उसमें कुछ चेंज दिया गया है कि उसमें चेंज होता है गैमा टी के हिसाब से। और गैमा क्या है? इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट विथ अप्रोक्सीमेट डायमेंशन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। हमको फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बताए गए, उस स्टेटमेंट्स को हम चेक करेंगे। मतलब ये मल्टीपल आंसर वाला क्वेश्चन है। सो पहला देखते हैं कि इसमें से हम क्या निकाल सकते हैं, वो दिखना है। हम डायरेक्ट क्वेश्चन के आंसर पर नहीं जाएंगे। हमको ये दिया गया है तो इसके से हम कुछ डिफाइन करके कुछ तो निकाल सकते हैं ना, तो उसको निकालने की कोशिश करते हैं। अगर मान लो कि v वेलोसिटी से ज़्यादा है तो कि इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 1/2 mv² होगी, राइट। और इसका डेरिवेटिव क्या होगा अगर टाइम के हिसाब से करें? तो 1/2। मास तो कांस्टेंट होता है। रही बात v की, सो v कैसे लाए? v का क्या होगा? 2v और v dv/dt ऐसा कुछ होगा। लेकिन t के हिसाब से अगर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो यही निकलेगा। सो dv/dt क्या कहते हैं? आपको ये भी पता होगा कि एक्सेलरेशन को हम dv/dt कहते हैं, ठीक है। सो कुछ मिल रहा है। पहले तो 2 गए, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं? m v और dv/dt को dv/dt ही रखते हैं अभी तो, ठीक है। अब और क्या जानते हैं कि dk/dt को हम गैमा टी दिया गया है। सो इस तरफ गैमा टी, इसके साथ dv है, इसके साथ dt है, तो कैसे ले जाएंगे कि गैमा टी dt इक्वल टू m v dv ऐसे लिख सकते हैं। दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लो तो मुझे कुछ ना कुछ मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे v dv बन रहा है, यहाँ पे t dt बन रहा है, तो दोनों पे इंटीग्रेशन ही आप सोच सकते हो। टाइम 0 से t तक, स्पीड 0 से v हो जाती है, और इसका गैमा t²/2 और इसका mv²/2। सो ये तो चला गया। अब और कुछ बन सकता है? वेलोसिटी मिल गई हमको। तो वेलोसिटी क्या मिली हमको? √γ/m इंटू टी, और वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू टाइम, ये पहले थिंग मिली। और हमने देखा कि वो फोर्स के बारे में कुछ बता रहा था, तो फोर्स के ऊपर भी कुछ देख लेते हैं कि शायद कुछ मिल जाए। तो अगर हमको फोर्स चाहिए तो ma होता है, और m dv/dt लिख सकता है क्या? वो तो मैंने यहीं पे बताया था कि एक्सेलरेशन का m dv/dt लिखते हैं। सो हमको वेलोसिटी तो मिल गई यहाँ पे टाइम के फॉर्म में, उसका डेरिवेटिव निकालते हैं d/dt √γ/m t। सो क्या होगा? ये तो बाहर निकल जाएगा, t का 1 हो जाएगा। सो √γ/m फोर्स ये रहा। सो यहाँ देख रहे हो गैमा एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, m भी एक कांस्टेंट है। मतलब कि पहला ऑप्शन था हमारा कि फोर्स इज अ कांस्टेंट, मतलब कि वो ऑप्शन बिल्कुल सही था। सो दूसरा ऑप्शन देखते हैं। सो हमको जो भी दिया गया था उसको नीचे के हमने जो भी निकाल सकते हैं वो हमने निकाल दिया। वो ऑप्शन चेक करते हैं। दूसरा ऑप्शन है द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू टाइम।
वो तो ये भी बता दिया कि ये कांस्टेंट है तो प्रोपोर्शनल टू टाइम, मतलब ऑप्शन बी भी राइट है। थर्ड ऑप्शन है द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन इंक्रीज लिनियरली विद द टाइम। आपका जो डिस्टेंस कट रहा है लिनियरली विद द टाइम, मतलब कि वो डी प्रोपोर्शनल टू टी ऐसा बता रहा है। तो इधर तो मुझे कहीं भी डी प्रोपोर्शनल टू टी नहीं लगा, उसका वेलोसिटी है वो प्रोपोर्शनल टू टी है, डी मतलब कि डिस्टेंस बिल्कुल नहीं है। और इसको लिखेंगे हम तो क्या लिख सकते हैं, अगर लिखेंगे तो डी एक्स बाई डी टी लिखेंगे, बाद में वो प्रोपोर्शनल निकालेंगे तो वो टी स्क्वायर के हिसाब से निकलेगा। मतलब कि जो टाइम वो जो होगा वेलोसिटी जो होगा वो टी स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शनल होगा, ना ही कि इसके साथ टाइम के साथ, ठीक है। सो एंड द फोर्स इज कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब ये होता है कि अगर कोई पार्टिकल को आप यहाँ से यहाँ ले जा रहे हो, उसके लिए आपने फोर्स अप्लाई किया, वो फोर्स ना ही डिस्टेंस पे डिपेंड होना चाहिए। आप इस रूट से भी जाओ तो भी आपने जितना फोर्स अप्लाई किया उतना ही फोर्स लगना है, और इसी से जाओ तो भी जितना फोर्स लगा है उतना ही फोर्स, मतलब कि फोर्स तो सेम ही लगेगा ना। सो ये कंजर्वेटिव फोर्स है क्योंकि फोर्स ऑलरेडी कांस्टेंट है, ठीक है। सो ये बात सही है, मतलब कि आप डिस्टेंस कहीं से कोई भी रूट ले लो, यहाँ से ये लेके जाओ या फिर इधर से जाओ, फोर्स तो कांस्टेंट ही रहेगा, मतलब कि ऑप्शन डी भी हमारा राइट है। सो आगे चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे, मैं यहीं पे लिख देता हूँ। सो क्वेश्चन है कि कंसीडर अ थिन स्क्वायर प्लेट फ्लोटिंग ऑन अ विस्कोसियस लिक्विड विथ अ लार्ज इन अ लार्ज टैंक। ठीक है भाई, ऐसा कोई लार्ज टैंक है, इसमें कुछ लिक्विड भरा है विस्कोसियस लिक्विड, वाह, ठीक है। द height h of the liquid in the tank is much less than the width of the tank। मतलब कि जो width है उसके हिसाब से तो काफ़ी कम है height, ऐसा बता रहा है कुछ। ठीक है भाई, होगी, अपने को तो क्या है, यहाँ तो कंसिडर ही करना है सिर्फ। द फ्लोटिंग प्लेट इज पुल्ड हॉरिजॉन्टली विद द कांस्टेंट। यहाँ पे प्लेट है, प्लेट रह गई भैया जी, प्लेट है यहाँ पे प्लेट, ठीक है। उसको कांस्टेंट वेलोसिटी दे दी है म्यू नॉट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ये बड़े काम की चीज़, ठीक है। सो इसमें से क्या बना सकते हो, द फ्लोटिंग प्लेट इज पुल्ड हॉरिजॉन्टली विद द कांस्टेंट वेलोसिटी म्यू नॉट, हेट दी गई है एच, तो कुछ ना कुछ तो बन सकता है। तो अगर आपको पता ना हो तो विस्कोसियस लिक्विड के अंदर फोर्स लगता है वो ईटा ए, यहाँ पे कुछ था और उसके हिसाब से यहाँ पे म्यू नॉट बाई एच आना चाहिए, मतलब ये यहाँ पर वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है, ठीक है। मतलब ये वेलोसिटी जो हिसाब से चेंज होती है टाइम के हिसाब से, हेट के हिसाब से, वो लिखना होता है। सो ऊपर वेलोसिटी नीचे हेट, उसके हिसाब से चेंज हो रही है। अब करना क्या है, ऑप्शन देखेंगे, चेक करेंगे, और क्या कुछ कर तो नहीं सकते इसमें। सो अगर यहाँ पे वैल्यू की बात कर जाए तो मोड एफ बाई ए क्या होता है, प्रेशर होता है, ठीक है ना। सो ऑप्शन ये क्या है, द रेजिस्टिव फोर्स ऑफ द लिक्विड ऑन द प्लेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एच। ये भैया रेजिस्टिव फोर्स तुम्हारा तो ये रहा, और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एच तो है ही, मतलब कि हमारा ऑप्शन है राइट है। ऑप्शन बी, द रेजिस्टिव फोर्स ऑफ द लिक्विड ऑन द प्लेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ द प्लेट। भैया ये बात गलत बता रहा है, बात ये कह रहा है कि रेजिस्टिव फोर्स है वो प्लेट का जो एरिया है उससे बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। मतलब यहाँ पे फॉर्मूला में तो ए आ रहा है, मतलब कि ऑप्शन में बताएंगे तो हम एफ हमारा प्रोपोर्शनल टू ए तो है, हम ऐसे तो नहीं लिख सकते कि प्लेट इंडिपेंडेंट है, मतलब कि ऑप्शन बी गलत है। ऑप्शन सी बता रहा है कि द टेंजेंशियल स्ट्रेस ऑन द फ्लोर ऑफ द टैंक इंक्रीज विद द म्यू नॉट। यहाँ से टेंजेंशियल फोर्स ट्रेस ऑन द फ्लोर ऑफ द टैंक, मतलब यहाँ से जो टेंजेंशियल निकलेगा इसके हिसाब से यहाँ निकलेगा कुछ ना कुछ, वो वेलोसिटी के हिसाब से इंक्रीज होगा। अगर भाई रेजिस्टेंस से फोर्स हो रहा है तो उसके टेंजेंशियल भी होगा ही, ठीक है। और द टेंजेंशियल स्ट्रेस ऑन द प्लेट वेरीज लिनियरली विद द विस्कोसिटी ईटा ऑफ द लिक्विड, भाई वो भी है ऑलरेडी। और टेंजेंशियल फोर्स स्ट्रेस क्या होता है, प्रेशर के हिसाब से ही होता है ना, आप खुद ही देख लो, वो प्रेशर के बारे में बात कर रहा है, और वो देख लो कि वो ईटा के मतलब कि विस्कोसिटी है उसके तो प्रोपोर्शनल है, इसके बारे में बात कर रहा है ऑप्शन सी और डी में। टेंजेंशियल स्ट्रेस
ऑन द फ्लोर ऑफ द टैंक इंक्रीज विद द म्यू नॉट। सही बात है, उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, मतलब कि वो तो थीटा कोई भी हो सकता है, इंक्रीज तो होगा ही। सो ये थे पहले दो क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है। सो थर्ड क्वेश्चन क्या करें, एन इनफाइनेटली लॉन्ग थिन, हमको एक ड्राइंग भी दी गई है। इनफाइनेटली लॉन्ग थिन कंडक्टिंग वायर इज पैरेलल टू जेड एक्सिस, कोई बात नहीं, एंड कैरीज अ यूनिफॉर्म लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्बडा। ड्राइंग तो दी गई है, फिर भी ड्रॉ करता हूँ, ट्राई करता हूँ, कोशिश करता हूँ। ये भैया आपका जेड एक्सिस है, एक और यहाँ पे कुछ वायर जा रहा है ऐसा बता रहा है, ठीक है। उसके ऊपर जो डेंसिटी है वो लैम्बडा है, चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म है, और इट पीसेस द थिन नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस आर, मतलब कि ये आपका जो है वो रेडियस आर का है। सो ये आपका है रेडियस आर का सेल दिया है, स्फीयर दिया गया है, और कुछ बता रहा है, सुनते हैं क्या बता रहा है। इन सच अ वे, आपको स्फीरिकल जो सेल है उसमें आपको जो वायर लगाया गया है, नॉन कंडक्टिंग वायर, कंडक्टिंग वायर, सॉरी नॉन कंडक्टिंग वायर, वो इसके साथ 120 डिग्री एंगल बना रहा है। हाँ भाई कोई बात नहीं, बनाने दे। सो ये रहा आपका पी क्यू, ये रहा आपका ओ, ये आर पॉइंट नहीं है, आर रेडियस है, ठीक है। द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी भी देखिए, गुजराती में बोला है, शून्य अवकाश नहीं परमिटिविटी, शून्य अवकाश नहीं परमिटिविटी, ठीक है। अब तो हिंदी में चलता है वापस। सो ऑप्शन दिए गए हैं, विच आर द ट्रू, ठीक है। सो ऑप्शन ए है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सेल इज √3 आर लैम्बडा बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर फ्लक्स के बारे में बात की है, मतलब कि इसमें मेरे को पहले तो फ्लक्स फाइंड आउट करना है। सो फ्लक्स के यहाँ पे पहला एंगल बता देता हूँ, दिख नहीं रहा होगा, एंगल है 120 डिग्री, ठीक है। अब दिख रहा है ना, देखो। सो फ्लक्स के बारे में कुछ सोचेंगे, कुछ फाइंड आउट करेंगे, क्या निकलता है, फ्लक्स क्या है भाई। फ्लक्स ऐसी चीज़ है जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वो किस एरिया में कैसे पास होती है उसके हिसाब से होता है। सो फ्लक्स का एक बेसिक फॉर्मूला है, वही यहाँ पे लिखूँ, ठीक है। सो फ्लक्स का बेसिक फॉर्मूला क्या है, आपके पास क्या है, विद्युत भार, मतलब कि उसका इंग्लिश में क्या कहते हैं, विद्युत भार को कहते होंगे कुछ भी, क्या पता। और एप्सिलॉन नोड, शून्य अवकाश नहीं परमिटिविटी, व्हाट, शून्य अवकाश नहीं परमिटिविटी, एंड क्यू चार्ज कहते हैं इसको, और जो भी इन होता है, मतलब कि इतने सेल के बारे में बात करें तो इतने को ही हम काउंट करेंगे, बाकी पूरे को जहाँ करना है जो करना है मेरे को उससे कुछ नहीं है। सो कैसे बनाएंगे, क्यू का एक फॉर्मूला है भैया, आपके पास जो लेंथ है वो लो, लैम्बडा लो। सो अगर आपके पास लिनियरली लैम्बडा फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, क्यू बाय एल होता है, जितने भी लेंथ है फाइंड आउट करना है वो। सो लैम्बडा दिया गया है सिर्फ लेंथ, मतलब कि हम पी क्यू फाइंड आउट करेंगे भैया पहले। सो पी क्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, पी क्यू इजी मिल जाएगा, इसको हम 2 में डिवाइड करें तो इधर 60 का एंगल बनेगा, और 60 का एंगल ऐसे कुछ ट्रायंगल बनता है, ठीक है, ऐसा आपको वहाँ नहीं दिख रहा होगा, पी, और यहाँ पे पॉइंट बी है, ठीक है, यहाँ पे क्यू है। सो यहाँ पे एंगल 60 का बना, ठीक है। तो भैया ये रेडियस आ रहा है, अब यहाँ से क्या दिख रहा है, अगर मेरे को ये फाइंड आउट करना है टोटल, तो मैं कैसे बनाऊँगा, पहले तो इतने को, ये 90 है, मतलब कि आपका गुजराती में काटकोण त्रिकोण बनी गई है, तो आप नहीं सके ना, तो कैसे यूज़ करेंगे कि हमारे पास भैया पी बी नहीं है, उसका डबल कर देंगे तो हमको पी क्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो भैया पी बी कहाँ से लाएंगे, पी बी अगर यहाँ से देखें कि सामने की तरफ है और नीचे की ओर है, तो मतलब कि साइन का फॉर्मूला रख सकता है, तो साइन 60 डिग्री क्या होगा, पी बी बाय आर होगा। सो हमारा पी बी क्या होगा, 2r साइन 60, बड़ी ईजी है, ठीक है। सो हमको तो पी बी मिल गया, पी बी तो r साइन 60 हुआ, पी क्यू क्या होगा, 2r साइन 60 होगा, ठीक है।
सो भैया पी क्यू के बारे में पूरा निकाल देते हैं। 2r साइन 60 क्या होता है, √3/2 होता है। सो 2 कौन, मतलब कि इसमें जो लेंथ है भैया वो √3r है, ठीक है। सो बस उसको यूज़ करेंगे, यहाँ से q की वैल्यू निकालेंगे, l लैम्बडा l, यहाँ पे लेंथ क्या मिली, √3r मिली, तो √3r और डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 0, √3r लैम्बडा बाई एप्सिलॉन 0। ये भाई ये तो ऑप्शन ए में था। सो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट है। सो अब बाकी के और भी ऑप्शन चेक करते हैं क्या कहना चाहता है, ठीक है। ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी क्या बता रहा है, द जेड कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द सरफेस ऑफ द सेल। साला इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी कैसे, उसके बारे में सोचते हैं। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड यूँ निकलेगी, अरे भैया, सो ये इस तरफ निकलेगी, ऊपर निकलेगी। ये अगर कुछ वायर कंसिडर करें तो यूँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है ना, सो उसके हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेगी। तो भाई तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है तो उसका जेड कंपोनेंट तो एब्सोल्युटली 0 ही होगा, क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन हो सकती है, ऊपर आ रही है तो वाई डायरेक्शन हो सकती है, लेकिन क्या वो जो उसके पैरेलल है उसमें तो आएगी ही नहीं। मतलब कि हमारा ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सेल इज √2r लैम्बडा बाई एप्सिलॉन। चल जा, हमने तो खुद ढूंढा है अभी, √3r लैम्बडा बाई एप्सिलॉन 0, मतलब ऑप्शन सी बिल्कुल गलत है। ऑप्शन डी पे चलते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द सेल एट ऑल पॉइंट्स। वो तो पता नहीं है क्योंकि ये पास है ये दूर है, तो लैम्बडा के हिसाब से, डिस्टेंस के हिसाब से शायद इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ चेंज होना चाहिए। तो ऑप्शन डी, शायद ऑप्शन डी गलत है, ठीक है। सो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल नया हो तो चैनल पर प्लीज़ 1000 सब्सक्राइबर बना दीजिए। थैंक यू टू वॉच माई वीडियो।